मुझे दो नाम लेने के बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे और क्या बात करेंगे। अडानी और अंबानी। एक चौंकाने वाली खबर आई देश के लोगों के लिए जब कल ही अडानी ने एनडीटीवी के 29% स्टेक्स को खरीद लिया, मतलब 29% शेयर्स को खरीद लिया। अब काफी लोग ये सोचने लग गए, एक एनडीटीवी ही ऐसा सोशल मीडिया न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसे वो देख रहे थे, तो अब वो किसको देखेंगे? क्योंकि अब आगे बात चल रही है कि अडानी बाकी के 21%, मतलब कुल मिलाकर मोर देन 50% शेयर्स को भी खरीदने की बात चल रही है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि इसको भी खरीद लिया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो वेल्थ है, ये जो लगातार बढ़ रही है, ये जो कर्ज लगातार बढ़ रहा है, जो लोगों का पैसा है वो सेंट्रलाइज हो रहा है, अगर कहीं बाय बाय हो जाए तो क्या होगा? ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। इस इंडेक्स के मुताबिक 10 साल पहले, मतलब तकरीबन 2012 तक जो अडानी की नेटवर्थ थी वो थी 10 बिलियन, और इसी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक आज 2022 में अडानी की नेटवर्थ है 136 बिलियन। इतना पैसा आया कहां से? और ये जो कंपनियां हैं ये लगातार इतनी तरक्की कैसे कर रही हैं? आपको एक और बात बता दूं कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी की काफी कंपनियां हैं, हम सभी को पता है। अडानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर था वो जनवरी 2020 में इसकी वैल्यू थी, उसकी कई गुना वैल्यू अब 2 साल में हो गई है। आज अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3000 के पास का है, 2927 रुपए का ये शेयर आपको मिलेगा और ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जब ये फिच की रिपोर्ट आई कल, तो उस रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा इस शेयर में गिरावट जरूर देखी गई स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि अभी इसमें कोई और गिरावट आपको दिखाई देगी। आपको एक बार बता दें कि जो फिच की एक रिपोर्ट है, फिच का एक पार्ट है फिच ग्रुप का क्रेडिट साइट्स, उसने अभी एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट जारी की है। उसने बताया है कि ये जो अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है या बैंकों ने अडानी एंटरप्राइजेस और इन कंपनियों को जो लोन दिया है वो ओवर लेवरेज्ड है। ओवर लेवरेज का मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपने 100 रुपए या 1000 रुपए लगाकर एक कंपनी खोली, तो आपने अपनी कंपनी में 1000 रुपए लगाए हैं, तो बैंक आपको लोन देगा 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 तक का लोन क्या पता दे दे, ताकि आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं और देश के लिए कुछ जो है जॉब्स क्रिएट करें और इसके साथ साथ कुछ जीएसटी कलेक्शन देश को दे। लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी 1000 रुपए से शुरू की है, तो क्या आपको बैंक लोन 1 लाख रुपए का दे सकता है या 5 लाख रुपए का दे सकता है, 1 करोड़ रुपए का दे सकता है? नहीं देगा, क्योंकि बैंक ये भी देखेगा कि कल को आप उस लोन को चुकाएंगे कैसे। आपने कंपनी लगाई है तो इस कंपनी को आप कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कितना ग्रो कर सकते हैं, तो एक एस्टिमेट बैंक लगाकर चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अडानी की जो कंपनियां हैं इसमें ऐसा कोई एस्टिमेट बैंक ने लगाया है या नहीं, ये आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है आज के दिन और पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट में गिनती है। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 6 लिस्टेड कंपनियों की अगर हम बात करें, अडानी एंटरप्राइजेस की या अडानी की कंपनियों की, तो 6 लिस्टेड कंपनी में 2300 बिलियन, मतलब 2.3 ट्रिलियन, आसान भाषा में बता देता हूं 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हैरानी जरूर होती है कि इतने पैसों में, इतने रुपयों में तो देश को खरीदा जा सकता है। जब हम देश की जीडीपी की बात करते हैं तब लाख करोड़ रुपए का ऐसा कोई फिगर हमारे सामने आता है। अगर हम कंपनी की नेटवर्थ, मतलब जो कंपनी के पास कैश फ्लो है, लिक्विड फ्लो है, उसको भी अगर गिन ले कि अगर मान लीजिए नुकसान हो गया, अगर कर्ज इतना हो गया कि
कहीं इधर उधर भागना पड़ गया, माल्या की तरह लंदन में रहना पड़ गया, छुपना पड़ गया, तो जो कंपनी के पास पैसा है उसे देकर सरकार का कर्ज या बैंक का कर्ज हम चुका देंगे, तो उसकी भी बात कर ले तो उसके बाद भी बच जाता है 1.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। ये इतना बड़ा कर्ज है कि शायद अगर कुछ हो जाए तो देश इसकी मार नहीं झेल पाएगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ये कहती है कि अडानी ग्रुप का बैंकों के साथ काफी अच्छा संबंध है और भारत की जो सरकार है उसके साथ अच्छा संबंध है, और ये अपने बिजनेस को ग्रो करने में काफी अच्छे हैं। मतलब इनका बिजनेस माइंड है जो लगातार इनको ये तरक्की हासिल कर रहा है। अच्छी बात है, देश में नौकरियां पैदा हो रही हैं, देश की जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है इनकी कंपनियों के जरिए, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बैंकों ने तो लोन दे दिया है, खुद दिया, कैलकुलेट करके दिया, बिना कैलकुलेट किए दिया रिस्क को, या फिर किसी दबाव में आकर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कल को बैंकों के पास पैसा वापस नहीं आया तो आप बैंकों को तो प्राइवेट कर देंगे, लेकिन जो पैसा गया है वो पब्लिक का होगा। यकीन मानिए अभी तक आधे से ज्यादा पब्लिक यही सोच रही है कि जो पैसा है वो सरकार का गया है, उनका कुछ नहीं गया है। उनकी जेब में तो अभी भी उतने ही 2-3 हजार रुपए का कैश है जो पहले भी होता था, तो अडानी हमारा क्या लेकर जाएगा? वो पैसा आपका ही है। आपको लग रहा है कि आपके जेब में अभी कुछ पैसा बचा हुआ है, लेकिन जो पैसा जो 2.3 लाख करोड़ रुपया है वो आपके ही जेब से 200-400 रुपए करके ही वहां पर गया हुआ है। और बैंकों का क्या है? बैंक तो प्राइवेट हो जाएंगे और कह देंगे कि हमारे पास कोई पैसा देने ही नहीं आया और अब वो लंदन जाकर बैठ गया, तो अब हम करें क्या? ये वही देश है, ये वही भारत देश है जिसमें किसान अगर 50,000 रुपए का कर्ज ले ले और ना चुका पाए तो उस किसान को इस देश में आत्महत्या करनी पड़ती है, उसके पास कोई समाधान नहीं होता। और अगर उसकी जमीन की वैल्यू 10 लाख है तो कहीं जाकर मुश्किल से उस किसान को 2 लाख 4 लाख रुपए का लोन मिलता है। ओवर लेवरेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, डेप्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए, बैंक उसके घर पर आकर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप सोच सकते हैं ओवर लेवरेज की बात इन चीजों में नहीं, लेकिन ओवर लेवरेज कितने बड़े लेवल पर चल रही है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 2.3 लाख करोड़ रुपए। खैर छोड़िए, मेरा जो मकसद था वो ये था कि आपको कुछ आंकड़े बताए जाए जो ब्लूमबर्ग और फिच की जो ग्रुप है क्रेडिट साइट उसने जारी की है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में भी कुछ वैल्यू घटी है। ये एक टेम्परेरी गिरावट है जो आज देखी गई है, कल फिर दोबारा से एक नई शुरुआत होगी और स्टॉक मार्केट अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। और हम तो इतना ही जो है प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि सही सलामत पैसा दोबारा से बैंकों के पास आ जाए ताकि महंगाई और न बढ़े। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।